बीएससी पार्ट थर्ड के डियर स्टूडेंट्स, आज केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि किसी अपक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में क्या अंतर है और इनका अभिप्राय क्या है। जैसे कि कोई रासायनिक अपक्रिया होती है और वो आणविक अपक्रिया है, धीमी गति से होती है, तो उस अपक्रिया का अपक्रिया वेग ज्ञात करते हैं, रेट लॉ निर्धारित करते हैं। रेट लॉ में जो अभिकारक हैं उनकी अभिकारक की अपक्रिया का वेग है वो कौन कौन से अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करते हैं, उनके घात के योग के बराबर होती है। किसी अपक्रिया की कोटि, जैसे कि कोई अपक्रिया है, ये ए बदल रहा है प्रोडक्ट में, तो इस अपक्रिया के लिए रेट लॉ क्या होगा, is proportional to a की पावर 1। तो इसका मतलब क्या है कि इस अपक्रिया के लिए अपक्रिया की कोटि 1 है। इसी तरह से दूसरी अपक्रिया है a प्लस b, ये प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, तो इस अपक्रिया का जो रेट है, रेट लॉ है, वो किस पर निर्भर करता है, ए की सांद्रता 1, बी की सांद्रता 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इनकी पावर के योग के बराबर होता है। अभिकारकों के सांद्रता के रेट लॉ में अभिकारकों के सांद्रता के घात के योग के बराबर अपक्रिया की कोटि कहलाती है। इसी तरह से यदि कोई अपक्रिया इस तरह से हो रही है, तो इसके लिए रेट किस पर निर्भर करता है, ए की सांद्रता की कंसंट्रेशन बी इक्वल्स 1 एंड सी की कंसंट्रेशन 1, तो अपक्रिया की कोटि क्या होगी, 3 होगी। तो इस तरह से यहाँ पर निर्भर करता है। कई बार जैसे कि थर्ड रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो केवल किस पर निर्भर करती है, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है, सी की कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस अपक्रिया की कोटि क्या होगी, 2 होगी। तो किसी अपक्रिया की कोटि जो होती है वो रेट लॉ के द्वारा निर्धारित होता है। रेट लॉ में किन किन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसके पावर के योग के समान के बराबर होती है। अपक्रिया कोटि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग के द्वारा निर्धारित होती है कि किसी अपक्रिया की कोटि कितनी होगी। अपक्रिया की कोटि पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, क्योंकि अपक्रिया का जो वेग है वो उनमें अभिकारक की जो सांद्रता है उनके घात के योग के बराबर होती है। और ये जो निर्धारित होता है कि किसी अपक्रिया की कोटि क्या होगी, ये प्रयोग के द्वारा निर्धारित होता है कि अपक्रिया का वेग किन किन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, ये प्रयोग के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये प्रायोगिक मान है। जबकि अपक्रिया की जो अणुसंख्यता है उसका तात्पर्य है कि किसी अपक्रिया पद में कितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं, उनकी संख्या उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर इस अपक्रिया में पहले में इसकी अणुसंख्यता केवल एक ही है, क्योंकि इसमें केवल एक ही अभिकारक अणु भाग ले रहा है। इसमें 2 है क्योंकि यहाँ पर 2 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, और यहाँ पर 3 है क्योंकि यहाँ पर 3 भाग ले रहे हैं। तो किसी अपक्रिया की अणुसंख्यता में किसी जो धीमी गति का पद है उस पद में कितने अणु भाग ले रहे हैं, कितने अणु आपस में कोलाइड कर रहे हैं, आपस में टक्कर कर रहे हैं, उनकी संख्या उस अपक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है, उस पद की अणुसंख्यता कहलाती है। अणुसंख्यता एक तरह से स्टोइकियोमेट्री, उस निर्धारित पद की स्टोइकियोमेट्रिक्स के द्वारा निर्धारित होता है। अणुसंख्यता का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है,
और 3 से ज़्यादा नहीं देखा जाता, क्योंकि एक ही समय में 3 से अधिक मॉलिक्यूल एक साथ नहीं टकरा सकते, अतः इसकी अणुसंख्यता का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता। इसका मान नेगेटिव में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये होल नंबर होगा, 1 2 3 इस तरह के इसकी वैल्यूज होंगी। तो अणुसंख्यता एक तरह से क्या है, स्टोइकियोमेट्री को बताता है कि किसी एक पद में कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं और वो उत्पाद में बदल रहे हैं, वो क्या कहलाती है, उस अपक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो इस अपक्रिया के लिए रेट लॉ क्या है, रेट लॉ है, रेट इज डिपेंड कर रहा है किसकी, N2O5 की कंसंट्रेशन पर, और उसकी घात कितनी है, 1 है। अतः इस अपक्रिया की ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 0 1 होगा। इस अपक्रिया के लिए कोटि कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के घात के 1 के समानुपाती है, अतः अपक्रिया की कोटि 1 होगी। ये प्रयोग के द्वारा निर्धारित की गई वैल्यू है। यहाँ पर इस अपक्रिया के लिए अणुसंख्यता निश्चित रूप से कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि एट ए टाइम 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा करके ही क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो इस तरह से इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी 2 होगी, और इसकी जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 1 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इनको हम समझ सकते हैं कि किसी अपक्रिया के लिए अणुसंख्यता और अपक्रिया की कोटि क्या होगी। किसी अपक्रिया के लिए अणुसंख्यता और कोटि समान है तो निश्चित रूप से जो अपक्रिया होगी वो सरल अपक्रिया है, वो एक सामान्य पद में अपक्रिया हो रही है। लेकिन जब अपक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता के मान भिन्न होते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो अपक्रिया कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स नेचर में होगी, एक से अधिक पदों में होगी। और हम जानते हैं कि अपक्रिया का वेग है वो किस पर निर्भर करता है, धीमी गति के पद पर निर्भर करता है। अतः धीमी गति में जितने अभिकारक के जो अणु हैं, जितने भाग ले रहे हैं उसके स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से वो उसकी अणुसंख्यता कहलाएगी। और वहाँ पर धीमी गति के पद में जितने भी जो स्पीसीज हैं उनकी सक्रिय द्रव्यमान के घात के योग के समान के बराबर होती है अपक्रिया की कोटि। तो इस तरह से हम अपक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता का निर्धारण करते हैं, इन टर्म्स को समझ सकते हैं, और इनके द्वारा हम किसी अपक्रिया की कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम समझ सकते हैं। तो ये इनमें अंतर, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में अंतर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब मी।